हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल हमने अपने नर जनन तंत्र को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है भाई। और आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में आज हम बात करेंगे? मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है भाई, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि जिस प्रकार नर जनन तंत्र में दो प्रकार के जननांग थे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी या असेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेम उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी या असेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आज की क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ के चलेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्राथमिक जननांग रहेगा, जिसको आप बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं भाई? अंडाशय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं भाई? ओवेरी, अंडाशय। तो जिस प्रकार नर का प्राथमिक जननांग टेस्टिस था, वृषण था, सेम उसी प्रकार मादा का प्राथमिक जननांग क्या होता है भाई? अंडाशय होता है। मैंने कहा था कि प्राथमिक जननांग वो होता है जो युग्मक बनाए और हार्मोन का भी स्रावण करे। ठीक है, जिस प्रकार जैसे हमारा जो टेस्टिस है, वृषण था, वो भी क्या गैमेट बनाता था और हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल इसी प्रकार हमारा जो अंडाशय वो मादा युग्मक बनाता है और कुछ हार्मोन का भी स्रावण करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये टॉपिक है अंडाशय। बात करते हैं अंडाशय की, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम अंडाशय की संरचना को पढ़ेंगे, जिस प्रकार हमने वृषण की संरचना को देखा था विद डायग्राम, सेम उसी प्रकार आज हम अंडाशय की संरचना को भी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, आपके नोट्सों में जो थ्योरी है वो आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट थ्योरी है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, लेकिन हम यहाँ नॉलेज डीपली लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? देखो, समझना तो हमें बहुत कुछ है, हमें इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, लेकिन बात यदि थ्योरी की आए तो हमें छोटी सी थ्योरी लिखनी है जो आपके नोट्सों में लिखी हुई है, लेकिन समझना इसको ब्रीफली है भाई, बहुत डीपली हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अंडाशय की। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं क्या? हाँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, ये आपको दिख रही है भाई संरचना। ठीक है, एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, अंडाकार आकृति संरचना है। ठीक है भाई, क्या आपको ये दिख रहा है? हम एक बहुत ही शानदार सा अंडाशय का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, ओवेरी का डायग्राम, और फिर इसको मैं एक एक चीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, एक तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको यहाँ और दिखा देता हूँ, जिससे भी हम बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, एक रफली डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, हल्का वाला, है ना, आप समझ जाना केवल भाई। ये आगे भी आपके काम आएगा। आगे भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, आगे भी इसे देखेंगे, तब इसको और अच्छी तरीके से मैं बनाऊंगा। अभी तो थोड़ा रफली मैं इसको बना के चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर कुछ
एक स्ट्रक्चर्स और समझानी है, इसलिए इसको मैं बना रहा हूँ ना। दिख रहा है आपको यहाँ तक ये? हाँ सुनिए, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अभी इसको हम बाद में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवेरी, अंडाशय। एक एक बात को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनना, आज आपको बहुत मैं नॉलेज देने वाला हूँ भाई इसके बारे में ना, अंडाशय के बारे में। आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो यहाँ से हल हो जाएंगे। देखिए भाई, ये जो अंडाशय होता है, एक मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी का मतलब है 2 अंडाशय होते हैं, जो हमारी पेल्विक कैविटी में होते हैं, सिरोड़ी भाग में होते हैं ना। ये पेल्विक कैविटी होता है एब्डोमेन के नीचे, इस भाग में मानव मादा में ये अंडाशय पाए जाते हैं, जो कितने होते हैं? 2 होते हैं। आपको ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं 2, यही आपके 2 ओवेरी हैं, ठीक है। ये कंप्लीट जो डायग्राम है ना, अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा अगली क्लासों में, अभी केवल आपको कुछ नॉलेज के लिए मैंने रफली डायग्राम इसका बनाया है। तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 होते हैं क्या? ओवेरी, अंडाशय, ठीक है। तो ये 2 अंडाशय होते हैं, मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ठीक है, जो जस्ट लाइक आलमंड शेप यानी कि बादाम जैसी आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बादाम जैसी आकृति के होते हैं। और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है अंडाशय की। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ये जो अंडाशय होते हैं ना, अच्छा ये देखो, ये अंडाशय ना, तो ये बिल्कुल सधा हुआ है, टिका हुआ है ना। तो ये बहुत सारे लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? बहुत सारे लिगामेंट। लिगामेंट बोलते हैं स्नायु, यानी कि कोई फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक रेशेनुमा संरचना जो किसी को भी आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट के बारे में मैं आपको छोटी सी नॉलेज यदि दे दूँ तो देखो, ध्यान सुनना आप। जैसे ये अंडाशय ना, ये वाला, और ये गर्भाशय, देखो ये गर्भाशय जो आपको दिख रहा है मैं आपको बता दूं, और ये फैलोपियन नलिका है। ये ऊपर क्या है? फैलोपियन नलिका। और ये पूरा गर्भाशय, ये योनि, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे इस प्रकार के ऐसे, देखो ऐसे, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली ऐसे, ये एक लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट होता है, एक चौड़ा लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो इस ब्रॉड लिगामेंट में बहुत सारे ये तो ब्रॉड लिगामेंट हुआ, है ना। ऐसे होता है, एक मतलब पल्ले जैसी संरचना होती है, एक लेयर होती है। अच्छा, इसमें मोस्टली जो लिगामेंट्स आपके जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो ध्यान सुनिए। ये वाला जो लिगामेंट है ना, देखो ये वाला, ध्यान सुनना मेरी बात को। ये अंडाशय है और ये अंडाशय इधर किससे जुड़ा हुआ है? यूट्रस से, यानी कि गर्भाशय से। तो हम इसको बोलते हैं क्या? ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको? ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पर सुनना, यहाँ पर ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल मतलब ऐसे जो आपको दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर जो आपका लिगामेंट है, जो आपके नोट्सों में लिखा हुआ है, वो है मीसोबेरियम लिगामेंट। क्या होता है भाई? मीसोबेरियम लिगामेंट। बहुत डीपली बात चल रही है ये तो ओवेरियन लिगामेंट होता है जो अंडाशय को यूट्रस से जोड़ के रखता है। ध्यान सुनना मेरी बात को। वह लिगामेंट जो अंडाशय को यूट्रस से जोड़ता है, गर्भाशय से जोड़ता है, उसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं भाई? ओवेरियन लिगामेंट। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट, जो चौड़ा लिगामेंट होता है ना, बिल्कुल ऐसे फैला हुआ होता है एक पल्ले के जैसा, है ना, उसमें होता है एक मीसोबेरियम लिगामेंट। कौन होता है? मीसोबेरियम लिगामेंट। तो मीसोबेरियम लिगामेंट आप मानिए यहाँ पे, जैसे ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, तो इस स्थान पे आपका मीसोबेरियम ऐसे होता है लिगामेंट, ठीक है। और फिर ये मीसोबेरियम इस प्रकार ऐसे होता है,
समझ में आ गई बात। और इधर होगा कौन सा लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, क्योंकि ये बैक साइड है और ये अग्रभाग है अंडाशय का इधर की तरफ, जो फैलोपियन ट्यूब की तरफ है। देखो ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब की तरफ इधर वाला पार्ट है ये वाला अंडाशय का, ये मैंने जो जूम करके बनाया है, ठीक है, एक काट हमने इसकी बनाई है। तो इधर यहाँ इधर साइड में होता है मीसोवेरियम लिगामेंट। हालांकि ये मीसोवेरियम फिक्स नहीं है कि यहीं पे है, मतलब ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा दूर दूर तक होता है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि इधर ये मीसोवेरियम लिगामेंट है और उधर साइड में इसका ओवेरियन लिगामेंट होता है, ठीक है। और इधर इसके चारों ओर इधर होता है ब्रॉड लिगामेंट। उसके अलावा यूटेरोसैक्रल लिगामेंट वगैरह ऐसे बहुत सारे लिगामेंट होते हैं ना। और यहाँ पर यहीं से कुछ इस प्रकार का लिगामेंट और निकला रहता है ना, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी। देखो बहुत सारे लिगामेंट हैं, आपके ये कोई काम के नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। यदि मैं चाहूँ तो बहुत ब्रीफली लगभग आधा घंटे का टॉपिक यही है लिगामेंट को यदि मैं समझाऊं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपके वो कोई मतलब का नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि आपका जो अंडाशय होता है वो मीसोवेरियम नाम के लिगामेंट से सदा हुआ रहता है या सुरूरी प्रदेश में टिका हुआ रहता है। आपको केवल इतना पढ़ना है भाई, ठीक है। कौन से लिगामेंट से, मीसोवेरियम लिगामेंट से। तो ये मीसोवेरियम लिगामेंट बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। तो आपको केवल इतना ही समझाना था मुझे इस टॉपिक से या इस डायग्राम से, मीसोवेरियम लिगामेंट है ना, लिगामेंट वाला टॉपिक। चलिए, तो शायद आपके नोट्स के 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्या कि एक तो ये मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो बादाम जैसी आकृति के होते हैं, और ये मीसोवेरियम नामक एक मीसेंट्री उस संरचना का ही नाम होता है, तो नाम है उसका मीसोवेरियम लिगामेंट, उससे ये जुड़ा हुआ होता है या श्रोणि प्रदेश से टिका हुआ होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप जरा ध्यान सुनना मेरी बात को, और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको यहाँ नोट्स में करेक्शन करना होगा। करेक्शन कैसे, एक बुक में ये थोड़ी लाइन मिसप्रिंट हो गई थी, ठीक है, बुक में एक लाइन है जो मिसप्रिंट हो गई थी, तो मैंने उसको सुधार दिया है, करेक्शन कर दिया है। आप ध्यान सुनना, बाई मिस्टेक आपके नोट्स में, ध्यान सुनना मेरी बात को, बाई मिस्टेक आपके नोट्स में जो लेयरों की बात है ना, अगली पॉइंट कि इसमें 3 लेयर होती हैं, उन लेयर में आप थोड़ा सा चेंजमेंट कर लीजिए। क्या चेंजमेंट करना है वो सुन लीजिए, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप, अपने नोट्स लीजिए, उसमें करेक्शन करना जो मैं बता रहा हूँ। क्या करेक्शन करना है आपको, देखिए, सबसे आउटर जो लेयर होती है, बाहर की लेयर, उस लेयर का नाम है जनन उपकला। क्या है, जनन उपकला, यानी कि जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, जनन उपकला। तो नोट्सों में बाई मिस्टेक आपके क्या लिख गया है कि जो बाहर की लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है वो कौन सी लिख गई है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लिख गई है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बाहर की जो लेयर होती है वो वास्तव में कौन सी है, जनन उपकला, लेकिन आपके नोट्सों में मुझसे बाई मिस्टेक क्या लिख गई है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आप समझ रहे ना, नहीं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ को एक बारीकी से देखते हुए चलता हूँ, ठीक है। कई बार कहीं मेरा ध्यान कहीं और हो जाता है, तो लिखते समय कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की जगह पर आप क्या करेंगे, जनन उपकला कर लेंगे। समझ में आ गई बात। और जो मैंने नीचे मध्य स्तर लिखा हुआ है उसमें आप लिख लेंगे क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इतना सा आपको करेक्शन करना है केवल, आगे बात समझ में आपको, ठीक है, इतना सा आप करेक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो पॉइंट अब ये क्लियर हो गया, ध्यान सुनना मेरी बात को। ये जो अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है, इस अंडाशय में मोस्टली 2 लेयर है, नोट्स में 3 है तो 3 ही आपको पढ़नी है, पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जो इसमें मोस्टली 2 आवरण पाए जाते हैं, आप 3 आवरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए,
इसमें सबसे आउटर जो आवरण है, बाहर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, जो ये क्यूबोइडल शेप की जो कोशिकाओं की एक परत में बना के चल रहा हूं, इसके चारों ओर एक एक चीज को आप क्लियरली समझिए भाई। बहुत शानदार हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, ये डायग्राम मैंने पहले क्यों नहीं बनाया भाई? ये इसलिए नहीं बनाया, मुझे पता है कि जब मैं इसके आपके सामने बनाऊंगा तब आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा हर टॉपिक को समझाने का मेरा खुद का अलग तरीका होता है, ठीक है, ताकि आप जिसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। अब जैसे कल हमने नर जनन तंत्र चित्र बनाया था, उसमें मुझे पता था कि मैं यदि इसको पहले बनाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यदि मैं इसको पहले बना देता तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मतलब कम समझ में आता। अब आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एक पॉइंट के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। देखिए, ये अंडाशय है और इस अंडाशय की जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को आप क्या बोल के चल रहे हैं भाई? जनन उपकला। क्या बोल के चल रहे हैं? जनन उपकला। बात समझ में आ गई आपको जनन उपकला के बारे में, ठीक है। इस जनन उपकला के नीचे, इस जनन उपकला के नीचे एक लेयर होती है और इस लेयर को बोलते हैं क्या? अब आप समझ गए इस लेयर को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं भाई? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। चाहे तो मैं इसको एक लेयर लाइक संरचना बना दूं क्या? ऐसे इस प्रकार बना देता हूं इसको ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, ये कौन सी लेयर है भाई? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो किसके नीचे पाई जा रही है? जनन उपकला के नीचे। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको दिख रहा होगा ये सब। अरे हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शब्द है, मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, सही है। वैसे ये रेड कलर आपको दिख नहीं रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं वाइट कलर से इसकी लेयर बना दूँ, ये वाली आप समझो, ठीक है। अब तो आपको दिख रहा होगा, ये वाइट कलर तो दिखता है, अच्छा दिखता है। तो ये भाई जनन उपकला हो गई और उसके नीचे आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम की परत पाई जाती है, ठीक है। और यहीं पर इसके जस्ट नीचे ट्यूनिका प्रोपरिया वगैरह होती है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये जो जनन उपकला आपको दिखाई दे रही है ना, जनन उपकला, वास्तव में ये जनन उपकला नहीं होती है। सुनिए पहले मेरी बात को। देखो, जनन उपकला का मतलब है जिसमें जनन कोशिका बने, जिससे जनन कोशिका बने। जैसे वृषण में जो जनन उपकला थी उससे शुक्राणुजन कोशिका वगैरह बनी थी। लेकिन यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं ना, जनन कोशिकाएं, वो कभी भी जनन उपकला से नहीं बनती, ठीक है। वो योग सैक से बनती हैं, पीतक कोश से बनती हैं। ध्यान सुनना, जो अंड कोशिकाएं होती हैं मानव में, मादा में, वो योग सैक से बनती है। किससे बनती हैं? योग सैक से, कभी भी जनन उपकला से नहीं बनती। तो हालांकि वर्तमान में वैज्ञानिक इसको गलत मानते हैं कि ये जर्मिनल एपिथीलियम ना होकर ये केवल एक सरफेस एपिथीलियम है ना। लेकिन आपको तो यही समझना है, जनन उपकला ही कहना है आपको, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम इसको बोल के चल देंगे। तो भाई ये सबसे बाहर क्लियर जनन उपकला हुई, इसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसके नीचे ट्यूनिका प्रोपरिया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान सुनना, ये जो पूरा अंडाशय के अंदर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, पूरा की पूरा, ध्यान सुनना मेरी बात को, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे आपको जो ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, पूरा पार्ट, यह पूरा पार्ट क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। एक एक चीज को मैं क्लियरली समझा रहा हूं भाई। ये पूरा की पूरा भाग क्या कहलाया जाएगा? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के दो पार्ट हैं। ये देखो, पूरा की पूरा स्ट्रोमा भाग है, समझ गए? पूरा की पूरा जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है ना, इसको आप स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा के होते हैं दो पार्ट। दो पार्ट कौन कौन से?
जो पेरिफेरल पार्ट होता है, देखो ये बीच वाला भाग दिख रहा है आपको, बीच वाला भाग, ये वाला, ये बीच वाला जो भाग होता है ना, ये तो होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। आप समझ गए? ये सेंटर, देखो ये पूरा की पूरा स्ट्रोमा है, और इस स्ट्रोमा के भी कितने पार्ट हैं? 2। तो अंदर वाला जो भाग है, अब ये अंदर वाला भाग हो गया ना, ये तो होता है मेडुला, और ये चारों तरफ का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, ये होता है कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात में कोई डाउट होगा। कितना अच्छी तरीके से तो हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं यार, है ना। अब भी आपको डाउट है तो भाई बहुत शर्म की बात है ना। चलिए, मैंने क्या बोला कि ये जो अंडाशय होता है, इसके पूरे पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इस स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं। मिडल जो आंतरिक भाग होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है, परिधीय जो भाग होता है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब मेरी एक बात और सुन लेना जरा ध्यान से। ये जो मेडुला वाला पार्ट है ना, मेडुला वाला पार्ट, आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लेना, आपके नोट्सों में ऐड कर लेना आप, कि ये जो मेडुला पार्ट होता है, ये जो मेडुला पार्ट होता है ना, इस मेडुला पार्ट में आपकी, इस मेडुला वाले पार्ट में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिका तंतु। ध्यान सुनना मेरी बात को, आपके मेडुला वाले पार्ट में रुधिर वाहिनी वगैरह पाई जाती हैं भाई। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स। मेडुला में आप लिख लेना चाहें लिख लीजिए, चलो मैं बोल रहा हूँ। मेडुला भाग में रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी व तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लिख लेना। मेडुला वाले भाग में कौन कौन सी चीज़ है? रुधिर वाहिनी है, लसिका वाहिनी या लसिका कोशिका वगैरह, और तंत्रिका तंतु या तंत्रिका कोशिका। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं भाई मेडुला वाले पार्ट में। ठीक है, अब बचा कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट। कौन सा? कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स भाग में जरा ध्यान से सुनिए। अब आपको मैं पूरी नॉलेज जो आपको यहाँ लेनी है, या पूरा टॉपिक जो आपको समझना है, अब वो यहाँ से समझना है। ठीक है, अब अपने मेन काम की चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब तक तो एक बेसिक बात थी, एक बार यदि मैं इसको रिवाइज कर दूं तो आप अपने नोट से मिला लेना। यदि आपके पास एक क्वेश्चन आए कि भाई अंडाशय की संरचना को समझाइए, तो आप क्या बोलेंगे? मानव में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो बादाम की आकृति के होते हैं, जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें तीन परत होती हैं। 2 लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते, चाहे 2 लिख दीजिए, डायरेक्ट जाए तो, है ना। 2 लिख दीजिए कि बाहर का स्तर जनन उपकला और अंदर का स्तर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। इतना भी आप लिख सकते हैं ना। फिर आप लिखेंगे कि इसके ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के निचले भाग को सभी को हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इस स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, परिधीय भाग कॉर्टेक्स और मिडल भाग मेडुला। तो मेडुला में आप लिख देंगे, इसमें रुधिर वाहिनी, तंत्रिका तंतु, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, जबकि कॉर्टेक्स वाले भाग में पुटिकाएं पाई जाती हैं, फॉलिकल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पुटिकाएं। अब ये पुटिका शब्द क्या चीज़ है? देखो, पुटिका का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक गोल मटोल थैले जैसी संरचना। ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह जो एक थैलेनुमा संरचना में अरेंज हो, हम उसे फॉलिकल्स या पुटिका के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? अब सुनिए भाई ध्यान से, ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है, इस अंडाशय का मेन काम क्या है? मादा युग्मक बनाना। और मादा युग्मक किसको बोलते हैं आप? अंडाणु को। किसको बोलते हैं? अंडाणु को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं oocyte। क्या बोलते हैं? oocyte या ओवम आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुनिए भाई मेरी बात को। ये आपकी रुधिर वाहिनी वगैरह हो गई। अब आपके कॉर्टेक्स पार्ट में,
कौन कौन सी पुटिकाएं और कैसी होती हैं वो आपको पूरी चीज़ समझनी है भाई ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप इस सिस्टम को समझ गए तो आप अगले एक दो टॉपिक को भी हल कर लेंगे आराम से ना। ध्यान सुनना, किसी भी मादा में जब कोई फीमेल मां के गर्भ में होती है तो 11 से 12 सप्ताह में, देखो प्रेगनेंसी के जो 11 से 12 वीक होते हैं ना, 11 से 12 सप्ताह मान लीजिए, मतलब गर्भधारण के 12 वीक में फीमेल के ओवेरी बनना स्टार्ट होते हैं, अंडाशय, जबकि मानव नर के 7 से 8। जैसे आपको अब क्या है यहाँ पर मोस्टली डेवलपमेंट को समझना है, ठीक है, किसको समझना है, डेवलपमेंट को ना, परिवर्धन को, पुटिकाओं के परिवर्धन को ना। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि भाई जो फीमेल जो होती हैं, फीमेल में तो 11 से 12 वीक में ये ओवेरी बन जाती हैं, जबकि लड़के जो होते हैं, नर जो होते हैं, उनके 7 से 8 वीक में वृषण बन जाते हैं। वृषण, ध्यान सुनना, ये आप कहीं भी एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं ऊपर, ये नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़कियों के अंडाशय गर्भ में 11 से 12 वीक में बनते हैं और लड़कों के जो वृषण होते हैं वो 7 से 8 वीक में बन जाते हैं, सप्ताह में बन जाते हैं भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब ध्यान सुनना, जब एक फीमेल जन्म ले लेती है तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक, यानी कि उसकी मैच्योर अवस्था तक, या मैं कहूँ जन्म से 11, 12, 13 साल तक की एज में प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 से 80 हजार पुटिकाएं रहती हैं। केवल कितनी होती हैं, 60 से 80 हजार। केवल आप लिख लेना चाहें इसको कि जन्म से युवा अवस्था तक महिलाओं के प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 पुटिकाएं बची रहती हैं बस, है ना, इतनी बची रहती हैं। संख्या कितनी है, 60 से 80,000 पुटिकाएं बची रहती हैं भाई, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे फॉर एज नॉलेज के लिए ना। अब सुनिए, अब ये पुटिका, अब एक एक पॉइंट को आप ध्यान सुनना भाई, बहुत काम की चीज़ चल रही है। ये जो पुटिका हैं सबसे पहले ऐसे होती हैं, ये बहुत सारी पुटिका हैं और इन पुटिकाओं का नाम होता है प्रीमोर्डियल पुटिका। क्या बोलते हैं आप इनको, प्रीमोर्डियल पुटिका। अच्छा, मैं एक मिनट सुनिए, इन नामों को इधर ना लिख के इधर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ अपने काम के नाम बात करेंगे ना, नीचे की तरफ कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलिए, ये कॉर्टेक्स मेडुला में इधर लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी प्रीमोर्डियल पुटिकाएं। एक एक चीज़ को ध्यान सुनना, आपके नोट्सों में जो थ्योरी है उस थ्योरी का जो कंसेप्ट है, मैं आपको फुल कंसेप्ट दूंगा, मैं आपको पूरी नॉलेज यहाँ दूंगा ताकि आप उस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ जाएं, ठीक है। तब आपको उनका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। सुनिए, अंडाशय में सबसे पहले ये प्रीमोर्डियल पुटिका होती हैं, आदि जनन पुटिका, आदि जनन कोशिका इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये पुटिकाएं होती हैं। अब ये पुटिकाएं क्या करती हैं, अपने आकार में थोड़ा सा वृद्धि करती हैं। अब सुनो, ये जो अंदर है ये एक प्रीमोर्डियल पुटिका थी। प्रीमोर्डियल पुटिका ने अपने आकार में थोड़ी वृद्धि की, और ये वृद्धि किससे करते हैं भाई, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन से, FSH हार्मोन से। याद कीजिए, जब मैंने आपको 11th क्लास में चैप्टर कराया था ग्रंथियों वाला, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, यदि आपको याद हो, ठीक है। तो FSH हार्मोन की वजह से ये पुटिका अपने आकार में वृद्धि करने लग जाती हैं, और इस पुटिका के ऊपर ये जो पुटिका है
और इसको आप प्राइमरी oocyte कहते हैं, प्राथमिक अंडकोश का ये जो अंदर है। देखो ये पूरी प्राथमिक अंडकोश का है, पूरी क्या है, प्राथमिक अंडकोश का, ये उसका केंद्रक है। और इसके चारों ओर क्या होता है, एक ग्रेन्युलोसा परत बन जाती है। क्या बन जाती है, ग्रेन्युलोसा परत बन जाती है ना। ये भी छोटी मोटी पुटिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आप बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। तो ऐसी पुटिका जिस पर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का स्तर जम जाता है या बन जाता है, इसका नाम होता है, अब क्या, ये मैं ऊपर वाला भी मिटा दूं, मैं तो ये भूल ही गया, जगह तो हमारे पास बहुत है, हम क्यों कंजूसी बरते फिर ना। प्राथमिक पुटिका, क्या बोलते हैं इसको भाई, प्राथमिक पुटिका। ध्यान सुनो, अंतर सुनिए। देखो ये सबसे पहले तो प्रीमोर्डियल पुटिका थी, जब इनके ऊपर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का स्तर बन गया, एक परत होती है, और उस परत युक्त संरचना को आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल यानी कि प्राथमिक पुटिका बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं, प्राथमिक पुटिका बोल के चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्राथमिक पुटिका अपने आकार में और वृद्धि करती है भाई, अपने आकार में और वृद्धि करती है। अब और वृद्धि करती तो ये कैसी हो जाती, जरा ध्यान से सुनिए। ये आपकी प्राथमिक oocyte है या प्राथमिक अंडकोश का है, इसके ऊपर क्या है भाई, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का स्तर है। अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का स्तर है ना, ये थोड़ा सघन हो जाता है, मतलब बहुत सारी परत बन जाती है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की। अब शायद आपको ये समझ में आ रही होंगी बात है, यहाँ पर एक सिंगल लेयर थी, लेकिन आगे चल के मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की और ज़्यादा परत बन गई, और यहाँ पर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा लेयर, जिनको आप थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना कहते हैं, वो भी बन जाती हैं। और अब इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, द्वितीयक पुटिका। क्या बोलते हैं भाई, द्वितीयक पुटिका। क्या बोलने लग गए आप इसको अब, द्वितीयक पुटिका। क्या है द्वितीयक पुटिका, जिसमें मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना नाम की परत बन जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि द्वितीयक पुटिका बोल के चलते हैं भाई। ये आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ये सब किसकी महिमा है, ये सब FSH हार्मोन की महिमा है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन की महिमा है। अब आगे चल के क्या होता है, ये जो द्वितीयक पुटिका है और अपने आप में डेवलप होती है ना। अब ये डेवलप होती है तो ये बनती है टर्साइरी या तृतीयक पुटिका। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, ये वही मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, हालांकि यहाँ पे एक संरचना और बनती है, पर मैं उस संरचना को भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिटा नाम की परत बनेगी, लेकिन उससे मैं अगले डायग्राम में एक साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पे मान के चलिए। देखो ये अंदर मैंने बना दिया जोना पेलुसिडा की परत। क्या बना दी, जोना पेलुसिडा। अभी आपको क्लियरली समझाऊंगा मैं। ये द्वितीयक पुटिका थी, इससे आगे क्या हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राथमिक अंडकोश का जो बीचों बीच में, उसके ऊपर एक पतला पारदर्शी आवरण बन जाता है, जिससे आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब एक पॉइंट आप याद रखना, एक नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जोना पेलुसिडा नाम का आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें ये कोई कोशिकाओं का समूह नहीं है, ये केवल ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत है जो पारदर्शी परत होती है, उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं उसे, जोना पेलुसिडा, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसमें एक कैविटी बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, एक कैविटी बनने लग जाती है, एक गुहा बन जाती है ना, एक गुहा बनने लग जाती है, और इस गुहा को बोलते हैं एंट्रम गुहा। तो ये है आपकी तृतीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका। अब आती है मेन काम की चीज, और मेन काम की क्या,
कि ये जो तृतीयक पुटिका है ना, आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है। और इसको मैं अब यहाँ पर बना रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखो, ये प्राथमिक अंडकोश का है या प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक पतला पारदर्शी आवरण बन जाता है, इसे आप जोना पेलुसिडा का आवरण कहते हैं। देखो, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें अंड पुटकाएँ होती हैं और जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जिसे घिरी रहती हैं, और इनके पतले अंडकोशिका के ऊपर जो पतला पारदर्शी आवरण तो है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हुई है। तो ये अंडकोशिका है जो आपको दिख रही है बीचों बीच में, इसके ऊपर एक पतला पारदर्शी आवरण बन गया जिससे आप क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, है ना। और इस जोना पेलुसिडा के ऊपर भी जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर बन जाती है जो पीले कलर की आपको दिखाई दे रही है। आप इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा की परत। क्या बोलते हैं आप इसको? कोरोना रेडिएटा की परत, कोरोना रेडिएटा की परत। ठीक है, अब ये जो कोरोना रेडिएटा की परत होती है ना, कोरोना रेडिएटा की परत, फिर यहाँ पर होती हैं, थोड़ी जगह छोटी पड़ गई है ना, कोई बात नहीं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ना, इसको ये आप समझ जाएंगे। देखिए, इस प्रकार, है ना भाई। यहां पर ये आपकी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत है। क्या है ये? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत। इस प्रकार बन जाती है परत ना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत ऐसे हो जाती है। देखो, ये पीले कलर की कोरोना रेडिएटा, ये वाइट कलर का जोना पेलुसिडा, और ये प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडकोश का। ठीक है, और ये आपकी क्या है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ऊपर ना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ऊपर इस प्रकार की लेयर और बन जाती हैं ऐसे ना, और इन लेयरों को बोलते हैं आप थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ऐसे। और ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है बीचों बीच में एक गुहा दिख रही है ना, इस गुहा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस गुहा को एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम, जिसमें द्रव्य भर जाता है ना, द्रव्य भरा हुआ होता है। तो अब जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना का नाम है भाई ग्राफियन पुटिका। क्या नाम है इसका? ग्राफियन पुटिका। ठीक है, ग्राफियन पुटिका बोलते हैं भाई इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुटिका होती है और इसी का नाम है परिपक्व पुटिका। ये सबसे अंतिम पुटिका होती है। ठीक है, ग्राफियन पुटिका। और ये जो ग्राफियन पुटिका होती है ना, इस ग्राफियन पुटिका में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्राथमिक अंडकोश का है, प्राइमरी oocyte जिसको कहते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte, ध्यान सुनना मेरी बात को, इस परिपक्व पुटिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अच्छा, ये टॉपिक है ना, अभी आगे एक टॉपिक हम चलेंगे युग्मक चरण पे, जहां हम यूँ देखेंगे कि शुक्राणु कैसे बनते हैं और अंडाणु कैसे बनते हैं। वहाँ भी आपको यही कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल यहाँ पे इसको ढंग से समझ लीजिए कि ये जो परिपक्व पुटिका है जिसको आप ग्राफियन पुटिका कह रहे हैं, उसके अंदर ये कौन है? उसके अंदर ये प्राइमरी oocyte है या प्राथमिक अंडकोशिका है। तो प्राथमिक अंडकोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो ये चेंज हो जाता है द्वितीयक oocyte में। किस में बदल जाता है? द्वितीयक oocyte में। अभी आगे केवल आपको अभी इतना ही समझना है कि यदि ग्राफियन पुटिका के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से
क्या बन जाता है, द्वितीयक oocyte। तो अब इसको आप द्वितीयक oocyte मान लीजिए। पहले ये प्राइमरी oocyte था, अब इसमें प्रथम अर्धसूत्री या प्रथम मियोसिस हो गया, तो ये किस में बदल चुका है, द्वितीयक oocyte में या सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट एक संरचना है भाई ग्राफियन पुटिका की। अब सुनिए आगे चल के क्या होगा। ये जो ग्राफियन पुटिका होती है, ये जो ग्राफियन पुटिका होती है ना, ये अपने अंदर से जो ये द्वितीयक oocyte आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ये मुक्त कर देती है उदर गुहा में। ध्यान सुनना मेरी बात को, ये सारे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। ये द्वितीयक oocyte है। अब पहले क्या था, ये प्राथमिक oocyte। द्वितीयक कैसे बना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से क्या बन गए, सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक oocyte। ठीक है, तो अब जो ग्राफियन पुटिका है वो क्या करती है, LH हार्मोन होता है एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मैंने इसकी दो परत और बताई थी आपको, एक थीका एक्सटर्ना, एक थीका इंटरना। तो ये थीका इंटरना परत को नष्ट कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। देखो पीयूष ग्रंथि से दो जनद हार्मोन, दो हार्मोन निकलते थे, एक FSH और एक LH। FSH, तो FSH ने क्या किया, इस पुटिका की वृद्धि की, क्योंकि उसका नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन है, पुटिका प्रेरक हार्मोन है ना। तो पुटिका बना दी उसने, ग्राफियन पुटिका लास्ट तक बनती है। अब LH हार्मोन का स्रावण करेगी पीयूष ग्रंथि, तो LH हार्मोन इस थीका इंटरना परत को नष्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये जो द्वितीयक oocyte है वो इस ग्राफियन पुटिका से बाहर निकल जाएगा। और इसी क्रिया को आप अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ओवुलेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। और ये जो अंड होता है ना, ये जो द्वितीयक oocyte होता है ना, वो ग्राफियन पुटिका से निकलकर कहाँ पहुँच जाता है, आप अंडवाहिनी में। अभी जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था ना, उसमें इस प्रकार की दो फैलोपियन ट्यूब बता रहा था, और अंडाशय जैसे यहाँ था, तो अंडाशय यहाँ पहुँच जाता है इस स्थान पर फैलोपियन ट्यूब में। तो अंडाशय नहीं पहुँचता, अंड पहुँचता है। तो कौन सी संरचना पहुँचती है, केवल द्वितीयक oocyte। ठीक है, और द्वितीयक oocyte के बाद, द्वितीयक oocyte में कौन कौन सी परतें, देखो ये द्वितीयक oocyte है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा का आवरण है, और इसके ऊपर है कोरोना रेडिएटा की परत। किसकी परत, कोरोना रेडिएटा की परत। और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है ना। इसकी प्लाज्मा झिल्ली वगैरह भी होती है हालांकि। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होता है कि भाई, अब मैं छोटा सा डायग्राम इसका बना देता हूँ। ये आप समझिए भाई, ये आपकी ग्राफियन पुटिका थी, ये आपकी ग्राफियन पुटिका थी, और इस ग्राफियन पुटिका ने, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत है, थीका इंटरना वगैरह यहाँ पर रप्चर हो चुकी हैं। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये किसको निकाल देती है भाई, द्वितीयक oocyte को निकाल देती है। किसको निकाल देती है, द्वितीयक oocyte को। इसने द्वितीयक oocyte को मुक्त कर दिया है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई, इस घटना को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं भाई, अंडोत्सर्ग। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये कौन है, ये द्वितीयक oocyte है। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte का उदर गुहा में मुक्त हो जाना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो आप याद रखना, अंडोत्सर्ग के समय कौन सी संरचना निकलती है, द्वितीयक oocyte निकलती है। ठीक है, तो ये ग्राफियन पुटिका थी जिससे द्वितीयक oocyte बाहर निकल गया। अब द्वितीयक oocyte के बाहर निकल जाने के बाद जो ये ग्राफियन पुटिका होती है ना, वो एक पीले कलर की संरचना में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, पीले रंग की संरचना में, पीले रंग की एक संरचना बना लेती है। और आप इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आपको पता चल गया कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कैसे बनी कॉर्पस ल्यूटियम।
जब ग्राफियन पुटिका अपने अंदर से द्वितीयक oocyte को बाहर निकाल दे तो ग्राफियन पुटिका के अंदर पीले रंग की कोशिकाओं का जमाव हो जाता है, इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मानव मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्रावन करती है। ठीक है, और हालांकि आपको अगली क्लास में मैं और समझाऊंगा इसको, क्योंकि वहाँ इसका काम है, मेन रोल है। जब कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं होता है, अब क्यों नहीं होता है ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, तो यह एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है और इस निष्क्रिय संरचना का नाम है कॉर्पस एल्विकेंस। क्या नाम है, कॉर्पस एल्विकेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट एक अंडाशय की स्ट्रक्चर होती है भाई, एक कंप्लीट अंडाशय की स्ट्रक्चर है ये ना। किसकी संरचना है, एक पूरे अंडाशय की संरचना है। और आप देख पाए कि एक अंडाशय में कौन कौन से परिवर्तन या कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है भाई, अब सुनिए, एक बार मैं आपको यहाँ रिवाइज करा दूं, जरा आप ध्यान सुनना। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, अंडाशय की संरचना। तो देखिए, एक अंडाशय की संरचना की बात करें तो एक अंडाशय जो होता है मानव मादा में एक जोड़ी होते हैं जो सिरोड़ी भाग में होते हैं, बादाम जैसी आकृति के होते हैं। और कौन से लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं, मीसोबेरियम नाम के लिगामेंट से। हालांकि बहुत है पर हमें अपने काम से मतलब है, मीसोबेरियम नाम के या सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें बाहर की लेयर कौन सी होती है, जनन उपकला, और अंदर की लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, इसके अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं। अब मैं यहाँ लिख दूँ चाहे तो, देखो ये पूरा पार्ट है स्ट्रोमा, पूरा पार्ट क्या है, स्ट्रोमा है ना। ये वाला भाग आप किसको क्या कह सकते हैं, मेडुला। क्या कह सकते हैं, मेडुला। और आप इसी को बोल दीजिए पूरे पार्ट को क्या, वल्कुट। समझ जाएंगे ना आप सारी चीज़ों को, है ना। चलिए, तो ये पूरा पार्ट स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, पेरीफेरल जो पार्ट है वो तो वल्कुट होता है और बीच वाला जो भाग है वो मेडुला होता है। तो मेडुला में कौन कौन चीज़ होती हैं, रुधिर वाहिनी होती हैं, लसिका वाहिनी होती हैं और तंत्रिका तंतु होते हैं। जबकि स्ट्रोमा वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा केवल कौन है, अंडपुटिकाएं। कौन है, अंडपुटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि यह सबसे पहले प्रीमोर्डियल पुटिका होती हैं। FSH हार्मोन से इस पर मेम्ब्रेनर ग्रेनुलोसा का स्तर चढ़ जाता है, जिसे आप प्राइमरी पुटिका बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। इसके बाद इसमें थीका एक्सटर्ना वगैरह बन जाती हैं, या मेम्ब्रेनर ग्रेनुलोसा के 2-3 स्तर बन जाते हैं, इसे आप द्वितीयक पुटिका कहते हैं। फिर ये तृतीयक पुटिका में बदल जाती है और इसमें एक गुहा बन जाती है। उस गुहा को आप क्या कहते हैं, एंट्रम गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम। ये कैविटी आपको दिख रही है, कोरोना रेडिएटर और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच में जो गैप है, इसे आप एंट्रम बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखना। तृतीयक पुटिका में जब और ज़्यादा गैप हो जाता है तो हम इसे बोल देते हैं क्या, ग्राफियन पुटिका। और यह सबसे लास्ट वाली पुटिका होती है, मतलब आप कह सकते हैं एक डेवलप फॉलिकल जो इससे बनी है, उसका नाम है ग्राफियन पुटिका। आगे बात समझ में। और इस ग्राफियन पुटिका में यदि मैं आपको जूम करके इसको बताऊं तो आपको इसमें द्वितीयक oocyte दिख रहा है। अब पता है ना द्वितीयक oocyte कैसे बना, देखो यहाँ तक तो ये प्राथमिक oocyte है, ये बीचों बीच में प्राथमिक oocyte है। तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो ये किस में बदल गया, द्वितीयक oocyte में। इस द्वितीयक oocyte के ऊपर एक पारदर्शी आवरण, उससे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर एक पीले कलर की लेयर है। नहीं, वहाँ पीला रंग नहीं होता, ये तो मैंने आपको बताया ऐसे ही। उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसके बाहर थीका इंटरना और सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, ये लेयर होती हैं, है ना। फिर ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तब हम कहते हैं ना कि जो अंडाशय से अंड निकलता है
तो वास्तविक अंड नहीं निकलता, केवल कौन निकलता है, द्वितीयक oocyte। और यही द्वितीयक oocyte कहाँ पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब जब ग्राफियन पुटका से द्वितीयक oocyte निकल जाता है ना, तो वह एक संरचना में बदल जाती है जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का क्या करना, स्रावण करना। और जब इस कॉर्पस ल्यूटियम का मादा बॉडी में कोई काम नहीं रहता है ना, तो यह एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है और उसका क्या नाम होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। बस ये इतने सारे घटनाएं होती हैं एक ओवेरी के अंदर। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए सुंदर वाला, ठीक है, तरीका से ले लिया। ठीक है, तो बताइए आपको क्या दिक्कत है। अब आप अपने नोट्स की थ्योरी मिलाइए इससे, नोट्स की थ्योरी, तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अंडाशय में क्या है, मतलब अंडाशय की कैसे संरचना होती है, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो ऊपर की कुछ लाइन तो नॉर्मल समझ में आ जाएगी, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वहाँ होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारी अंड पुटकाएँ होती हैं बलकोट भाग में, जो किससे घिरी रहती हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से। बताओ घिर रही है नहीं घिर रही है ना। इसमें ये जो ग्राफियन पुटका होती है जिसमें द्वितीयक oocyte के चारों एक पतला आवरण होता है जिसे जोना पेलुसुला कहते हैं, बताओ होता है नहीं होता। और इसके ऊपर एक बाहर मोटा स्तर होता है जिसे कोरोना रेडिएटर कहते हैं, बताओ होता ही नहीं होता, है ना। और फिर ग्राफियन पुटका से द्वितीयक oocyte उदरगुआम मुक्त हो जाता है, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और वहाँ लिखा हुआ होगा शायद लास्ट में कि इसके नीचे, हाँ मतलब यार क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये द्वितीयक oocyte जब निकल जाता है ना, अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो उसके बाद एक किस्म बदल जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, और आगे ये कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, आपके आपकी एनसीईआरटी किताब में सिलेबस में जो थ्योरी है वो आपके नोट्स में लिखी हुई है, उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, बाकी नॉलेज आपको ये ब्रीफली है, पूरी नॉलेज कि क्या है अंडाशय। ठीक है, अब सुनो, अब जो ये टॉपिक आज हमने पढ़ा ना, इस टॉपिक से हम बहुत सारी घटनाओं को देखेंगे। कैसे देखेंगे, अभी यहाँ से आगे जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अंड जनन, यानी कि अंड का निर्माण कैसे होता है, तो वहाँ भी आपको यही कंसेप्ट काम आएगा। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आर्तव चक्र या रज चक्र, वहाँ तो पूरा ही देखो, जो रज चक्र वाला टॉपिक है ना, आर्तव चक्र, उसमें पूरे में यही कंसेप्ट लागू होगा। यदि किसी बच्चे को इस सिस्टम के बारे में पता है ना, तो वो आर्तव चक्र को आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, और जब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब अंड जनन पढ़ेंगे और आर्तव चक्र पढ़ेंगे, तब आपको ये अंडाशय की संरचना बिल्कुल समझ में आ जाएगी, पूरे कंसेप्ट समझ रहे ना। तो अभी आप देख पाएंगे कि अंडाशय की संरचना क्या होती है, याद करना उसको। और ये जो डायग्राम है उसके नीचे बनाना, मैंने नोट्सों में जगह छोड़ रखी है ना अंडाशय की संरचना के नीचे, वहीं आपको ये डायग्राम बनाना है भाई, समझ रहे ना। तो ये डायग्राम बनाना और अच्छी तरीके से इसको याद करना। कंसेप्ट बहुत ईजी है, आप देख पा रहे हैं एक एक फॉलिकल को हमने डेवलप करके कैसी संरचना में बदला था। अब ये जो फॉलिकल डेवलप हुए ना, मैं आपको बता दूं, एक मानव महिला के शरीर में ये 1 महीने का चक्र है, 1 महीने का, हर महीने इस प्रकार की संरचना बनती रहती है भाई। किसमें, एक मानव मादा के अंडाशय में। यह 1 महीने का सिस्टम है पूरा, है ना। जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुआ ये कार्यक्रम और लगभग 28-30 दिन तक यहाँ तक बन गया, समझ रहे। फिर ये नष्ट हो गया चक्र, दूसरा चक्र चला। अरे जो रज चक्र होता है ना, हर महीने चलता है महिलाओं में, ठीक है, तो वो रज चक्र जो होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज इसके बारे में दूंगा कि कैसे रज चक्र चलता है, कैसे क्या होता है, सारी बातें हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, अच्छा मैं आपको बता दूँ, नोट्स मैंने आपको भेजी दिए हैं भाई, 3 चैप्टर के पूरे नोट्स। ठीक है, उन नोट्सों को आप उतार लेना और जहाँ पर मैंने जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे आप जगह छोड़ देना, और लास्ट में एक पन्ना छोड़ देना, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम भी वहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है भाई, तो आप वहाँ उनको नोट कर लेना। और मेरे हिसाब से जब भी आप कोई चैप्टर करें ना, तो एक पन्ना तो आप छोड़ के चलो भाई हर चैप्टर में। क्यों छोड़ के चलो, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें या मेरे कोई दिमाग में आ जाएंगी, या कोई डायग्राम है या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें हम आगे काम में लेते रहेंगे उस पन्ने को ना।
तो आपको हर चैप्टर के बाद एक पन्ना छोड़ना है। अब से पहले नहीं छोड़ा कोई बात नहीं है, अब से आप छोड़ के चलना भाई, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई अंडाशय की संरचना की, है ना, बहुत सिंपल थ्योरी है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अब हम कल बात करेंगे अपने सहायक जननांगों के बारे में, ठीक है। और कल हमारा शायद क्या हो ही जाएगा कन्फर्म, कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मादा जनन तंत्र वाला। तो जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग के रूप में वृषण की संरचना देखी थी, उसी प्रकार हमने मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय की संरचना देखी है भाई। आ गई आपको बात समझ में? तो ये आज की बात है, बाकी कल हम मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। और स्क्रीन पे आपके सामने हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या दूं, क्वेश्चन चलिए लगाऊं दिमाग थोड़ा, अच्छा सा क्वेश्चन दूं क्या? चलिए क्वेश्चन है वृषण में कितनी पालियां बनती हैं? एक टेस्टिस में कितनी लोब्यूल्स बनते हैं? एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स बनते हैं? ये आंसर मुझे आप करिए। और आप, मैं कहता हूँ आप फिर भी मतलब मेरी बात को नहीं मानते यार, मतलब बहुत कम बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। आखिर ऐसा क्या है, आपको पता नहीं है क्या? कमेंट बॉक्स में तो आंसर दिया करें ताकि मुझे लगे कि वास्तव में आप पढ़ रहे हैं बच्चे। नहीं, कुछ तो मुझे पता है, लेजी हैं वो, आपसे नहीं देते कि यार क्या टाइप करें, लिखा करो उसमें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे उनको क्या क्या याद कर रहे हैं। अब एबीपी वाला मैंने कल क्वेश्चन पूछा था तो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था, तो मुझे पता है जिन बच्चों ने आंसर दिया ना वो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। तो आप इसका भी आंसर करना ज़्यादा से ज़्यादा किया करो भाई, ठीक है। तो बात आज की बात केवल यही तक, बाकी मिलते हैं कल।